नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन आईक्यू इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे, जहां हम कमिटेड हैं आपको बेस्ट क्वालिटी के एग्रीकल्चर कोचिंग बिल्कुल अफोर्डेबल फ़ीस में उपलब्ध कराने में। आज का ये जो वीडियो है ये इम्पॉर्टेंट होने वाला है उन सभी एस्पिरेंट्स को जो आज से 15 डेज़ के बाद आईबीपीएस स्पेशलिस्ट, आईबीपीएस स्केल 2 ऑफिसर, स्पेशली जो एग्रीकल्चर ऑफिसर का पोस्ट है स्केल 2 ऑफिसर का, उसके लिए मेंस एग्ज़ाम लिखने जा रहे हैं। उन लोगों के लिए यहाँ पर मैं लास्ट 15 डेज़ की आपकी क्या परफेक्ट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए जिससे कि आप जो भी मॉक में इस टाइम पे स्कोर कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा आप वहाँ पर स्कोर कर सकें। क्या कुछ गलतियाँ होती है जो इस टाइम पे हम करते हैं वो नहीं करना है, और किस तरीके से अपने स्कोर को अच्छे से इम्प्रूव करना है इस टाइम पे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अगर पसंद आता है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। स्टार्ट करूं वीडियो से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। अगर आप लोग आईबीपीएस एएफओ की भी तैयारी कर रहे हैं, जो अपकमिंग एग्ज़ाम है इस साल का आईबीपीएस एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का, तो मैं बता दूं कि इंडियन आईक्यू का मेंस का कोर्स है 299 रुपीज़ का। इस टाइम पे 299 है, वैसे उसका 600 प्राइस है, पर इस टाइम पे डिस्काउंटेड वैल्यू पे मिल रहा है। इसमें क्या है कि मेंस के कंप्लीट सिलेबस को, चाहे वो कोर एग्रीकल्चर हो, अलाइड साइंस हो, चाहे जितने मिसलेनियस पोर्शंस हैं उन सबको 100 सब टॉपिक वाइज डिवीज़न किया गया उसको, और 100 उसमें डेली बेसिस पे टारगेट बेस्ड टेस्ट इंक्लूड किया गया है। पर डे एक सब टॉपिक को आपका टारगेट बनाया जाएगा और अगले दिन आप उसको स्टडी करके फिर यहाँ पर टेस्ट देंगे। तो 100 सब टॉपिक वाइज टेस्ट प्लस 30 फुल लेंथ टेस्ट एएफओ मेंस के लिए ये आपको 299 रुपीज़ में मिल रहा है। इसका जो जानकारी है, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है, वीडियो है, एडमिशन लिंक, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आप चाहें तो उसको इनरोल कर सकते हैं। अभी से लेकर एएफओ मेंस तक लगातार डेली बेसिस पे टारगेट बेस्ड प्रैक्टिस करने के लिए, वो भी बिल्कुल एग्जैक्टली एएफओ मेंस लेवल का क्वेश्चन। 2 डेमो है, वो भी फ्री है, आप उसको भी दे के देख सकते हैं डेमो टेस्ट कैसा है हमारा। चलिए, स्पेशलिस्ट ऑफिसर स्केल 2 एग्रीकल्चर ऑफिसर की यहाँ पर बात करने वाले हैं। आपका एग्ज़ाम लगभग 15 डेज़ आपके पास रह रहा है। 15 डेज़ सुनने में थोड़ा सा कम लग रहा होगा, पर ट्रस्ट मी, इस पीरियड में भी बहुत सारी चीज़ ऐसे आप करके अपने स्कोर को काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं मान के चलता हूँ कि आपने थोड़ा सा बेसिक लेवल का प्रिपरेशन अब से 2-3 महीने पहले से स्टार्ट कर दिया होगा। एक सब्जेक्ट की अलग अलग, यहाँ पे जितने भी 6 सब्जेक्ट हैं सबकी यहाँ पे एक एक करके स्ट्रैटेजी डिस्कस की जाएगी। स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला काम तो ये करिएगा कि आपका एडमिट कार्ड अवेलेबल हो गया है। एडमिट कार्ड जो है आपका, कॉल लेटर, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट कर लीजिए। जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है उसको अभी से आप अरेंज कर लीजिए जो लेकर आपको जाना हो। लास्ट मिनट की कोई हड़बड़ी मत रखिएगा। आपका सेंटर जहां भी आया हो एक दिन पहले पहुंचने की कोशिश करिएगा, क्योंकि लास्ट मिनट में कोई भी प्रॉब्लम आता है ना, उसका डायरेक्ट असर आपके एग्ज़ाम पर देखने को मिलता है। ये सब चीज़ें अवॉइड करिएगा, ये सब छोटी छोटी बेसिक बातें हैं। एग्ज़ाम से एक रात पहले भी मैं यहाँ पर लाइव आके आप लोगों को इसके बारे में डिस्कस कर लूँगा। दूसरी बात, अब सब्जेक्ट वाइज बात करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे रीजनिंग की। देखिए, रीजनिंग में कुछ पोर्शंस होते हैं, जैसे पजल है, सिटिंग अरेंजमेंट है, वो बच्चों को बहुत ज़्यादा नर्वस कर देते हैं। अगर आपके क्वेश्चन में पजल और सिटिंग अरेंजमेंट आप देखिएगा कि हो सकता है कि वहाँ पर आपको 2 या 3 क्वेश्चन इससे देखने को मिल जाए, 2 या 3 क्वेश्चन का सेट आपको देखने को मिल जाए। अगर मान लीजिए कि आपसे ये सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो पजल और सिटिंग अरेंजमेंट को बिल्कुल अवॉइड कर लीजिए। ईगो पर नहीं लेना है कि मैंने इतना प्रैक्टिस किया था फिर भी मेरे से एग्ज़ाम में क्यों नहीं हो रहा है, ये चक्कर में पढ़ के और आप इस पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट बिल्कुल भी मत कर दीजिएगा, क्योंकि टाइम लिमिटेड है, क्वेश्चन की संख्या बहुत ज़्यादा है, 240 के आसपास क्वेश्चन है जिसको आपको सॉल्व करना होता है। आप अभी जो अगले जो बचे हुए 2 वीक्स के आसपास हैं उसमें क्या करिए कि जो इजी वाले टॉपिक होते हैं और जिनसे 100% क्वेश्चंस आते ही आते हैं, जैसे ब्लड रिलेशन है, आप इजीली इसको कर सकते हैं। आपका डायरेक्शन डिस्टेंस आप इजीली कर सकते हैं। इनइक्वालिटी, इसमें क्वेश्चन रॉन्ग होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। आपका इसके अलावा अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज़ है, जो जिसमें कि आपको अल्फ़ा बीटा स्टार हैज़ 1 2 3 ABC करके एक सीरीज़ दिया रहता है, उससे क्वेश्चन पूछता है। ये सब इजी टॉपिक होते हैं, इन सब को आप प्रैक्टिस करिए। इसके अलावा जितने भी ऐसे पोर्शंस होते हैं, लाइक स्टेटमेंट इंटरफेरेंस हो गया, इन्फेरेंस हो गया, चाहे आपका स्टेटमेंट कंक्लूजन हो गया, चाहे आपका असर्शन रीज़न बेस्ड क्वेश्चन आ गया, इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं, जो वर्बल रीजनिंग के पार्ट्स होते हैं, इन सब पे थोड़ा सा मास्टरी कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में जब ऐसे क्वेश्चन आप देखेंगे तो उसको छोड़ने का मन नहीं करेगा आपका, क्योंकि वो इजी भी होते हैं। आपको बस अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना होता है, उसके बाद आप उसको ईजिली अटैम्प्ट कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा उसमें दिमाग खर्च करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन
ये वही क्वेश्चंस होते हैं जो आपके नेगेटिव भी बहुत ज़्यादा करवाते हैं। अगर आपको ढंग से आपने प्रैक्टिस नहीं किया है तो इनमें नेगेटिव होने के भी चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एक वेबसाइट है, नाम है स्मार्ट कीड़ा, और एक वेबसाइट है जिसका नाम है टेस्ट सीरीज, ऐप भी है टेस्ट सीरीज का, स्मार्ट कीड़ा का भी ऐप है। जितने भी मैंने टॉपिक्स यहाँ पे आपको बताए हैं रीजनिंग के, इन सब के आप कम से कम 20-25 क्वेश्चंस जरूर प्रैक्टिस कर लीजिए इन दिनों में। 20-25 क्वेश्चन इन सारे टॉपिक से प्रैक्टिस करिए और फिर एनालाइज करिए कि जो गलती हो रही है उसके लिए सॉल्यूशन क्या दिया हुआ है, कैसे उसको हमें ठीक करना है। और जो टॉपिक आपको लगता हो कि आप बिल्कुल उसके लिए भी प्रिपेयर्ड नहीं है, करियर डिफाइनर नाम का चैनल है जो मोहांती सर चलाते हैं, उसको बहुत ही बेहतरीन टीचर हैं वो। फ्री में आपको सारे कंटेंट वहाँ पर मिल जाएंगे। जो भी रीजनिंग का टॉपिक आपको नहीं पता हो, मान लीजिए कि आपको डायरेक्शन डिस्टेंस पढ़ना हो, तो आप सीधा लिख दीजिए डायरेक्शन डिस्टेंस बाय कौशिक मोहांती या डायरेक्शन डिस्टेंस बाय करियर डिफाइनर। इस तरीके से करके आप जो भी टॉपिक आपको पढ़ना हो, 2-4 टॉपिक लग रहा हो कि मुझे अगर मैं पढ़ लूँ तो मैं ज़्यादा बेहतर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, आप उसको वहाँ से कर सकते हैं। इतना टाइम अभी आपके पास सफिशेंट है, पैनिक नहीं होना है, ठीक है। और इन सभी टॉपिक के 20 या 15 क्वेश्चन कम से कम आप स्मार्ट कीड़ा या टेक्स्ट बुक से ज़रूर लगा लीजिए। ये हो गया आपका रीजनिंग का। मैथ्स का क्या करना है? मैथ्स में देखिए, अरिथमेटिक अगर आपको मुश्किल लग रहा है उसको छोड़ दीजिए, अरिथमेटिक के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़िए अभी इस टाइम पे। ईजी क्या होता है? डीआई सॉल्व करना आसान होता है। डीआई कोई बहुत ज़्यादा आपको हाई लेवल का नहीं पूछा जाएगा। नंबर सीरीज सॉल्व करना आसान होगा, सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन सॉल्व करना आसान होगा, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आसान होगा। इन सभी टॉपिक्स के अच्छे अच्छे ट्रिक्स होते हैं। अगर आपको ट्रिक्स नहीं पता है तो आप बहुत ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। 4 या 5 टॉपिक है, बहुत ज़्यादा नहीं है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नंबर सीरीज है, सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन है, डीआई है। 4 टॉपिक अगर आपने पहले से पढ़ रखे हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखे हैं अभी के अभी जाइए और वही जो मैंने आपको बताया कौशिक मोहांती सर या कैरियर डिफाइनर, आप भी जानते होंगे, आप में से बहुत लोग जानते होंगे। जो मैथ्स का टॉपिक आपको पढ़ना है उनका नाम लिख के आप सर्च करिए, वो मिल जाएगा, आप उसको ईजिली पढ़ लीजिए। इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि आपको उनके लेक्चर्स आप ले लेंगे ना, तो लेक्चर्स के अलावा मुझे नहीं लगता है कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ेगी। अगर पड़ जाती है तो आप टॉपिक वाइज जो फ्री टेस्ट अवेलेबल हैं टेक्स्ट बुक के या स्मार्ट कीड़ा पे, आप फ्री 10-20 क्वेश्चन आप लगा लीजिए ताकि आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए, ठीक है। और ये सब आप कर सकते हैं। 1 से 1.5 घंटा डेली रीजनिंग को दीजिए, 1 से 1.5 घंटा डेली मैथ्स को दीजिए। अब आ जाती है बात इंग्लिश की। इंग्लिश देखिए, इंग्लिश को एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसको कि आप 10 दिन, 15 दिन, 1 महीने में डेवलप नहीं कर सकते हैं। ये तो आपके अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करता है। बैंकिंग एग्जाम का जो इंग्लिश का लेवल होता है वो टोटली आपके अंडरस्टैंडिंग को चेक करता है, आप कितना अच्छे से किसी चीज़ को पढ़ सकते हैं, आपकी रीडिंग एबिलिटी कितनी है वो वहाँ पे वही चेक की जाती है। तो इंग्लिश के लिए आप यही कर सकते हैं कि डेली बेसिस पे इस टाइम पे आप इंग्लिश में आर्टिकल्स जो भी आ रहे हैं, कहीं भी किसी भी आपके पास जो भी ऐप है, मान लीजिए कि आपके पास इन शॉर्ट्स है, आपके पास डेली हंट है, कोई भी ऐप हो, आप उस पर डेली 3-4 आर्टिकल्स अभी से रीडिंग करिए। अगले 15 दिन तक 3-4 आर्टिकल्स डेली बेसिस पे रीडिंग करिए। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मैक्स टू मैक्स आपको 15 से 20 मिनट लगेगा, 4 आर्टिकल्स फिनिश हो जाएंगे आपके, ठीक है। ये 4 आर्टिकल आप रीडिंग हैबिट डालिए अगले 15 डेज़ के अंदर, मतलब 15 डेज़ तक लगातार इस चीज़ को करिए। दूसरा, इंग्लिश में डेली बेसिस पे एक रीडिंग कॉम्प्रहेंसन, एक क्लोज टेस्ट और एरर के 15 से 20 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करिए डेली बेसिस पे, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रहेंसन से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। 8 से 10 क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रहेंसन के आएंगे आपके, जिसमें कि पैसेज दिया रहेगा और पैसेज से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये बहुत ईजी होता है। अगर आपकी रीडिंग एबिलिटी ठीक है तो आप पैसेज पढ़ के आराम से आंसर्स निकाल सकते हैं, वो वहाँ से मार्क्स फेच करना बहुत आसान होता है, ठीक है। दूसरा, क्लोज टेस्ट जो होते हैं फिलर्स वाले, फिल इन द ब्लैंक्स वाले, वहाँ पे भी आपको मार्क्स फेच करना इजी होता है। तो जितना आप रीडिंग करेंगे उतना इजीली आप वहाँ पे ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी चुन पाएंगे कि कौन सा सही है। और एरर का डेली बेसिस पे अगर 20 क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप आगे आने वाले टाइम पर, मतलब एग्ज़ाम तक आप 300-400 एरर के क्वेश्चन कर चुके होंगे, और आना तो उससे 4-5 क्वेश्चन ही है। तो आप अच्छे लेवल से आप एरर भी वहाँ पे अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो 3 चीज़ें, एक एरर है, एक आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन है, और तीसरा क्लोज टेस्ट है। इसको आप अभी से लेकर एग्ज़ाम तक डेली प्रैक्टिस करिए। 1 या 1.5 घंटा आप इंग्लिश को भी दीजिए। 15 दिन बचे हैं तो अब थोड़ा सा आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर दिन भर में 10 घंटे 9 घंटे की भी स्टडी करनी पड़ती है तो 15 डेज़ तक उसको करिए। चलिए, आपका इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स की मैंने बात कर ली यहाँ पर। इसके बाद बचा कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, और कंप्यूटर के लिए आपको क्या करना है, एग्ज़ाम पंडित का एक PDF आता है, और प्लस एक और PDF आता है, किसका मैं नाम उसका इस टाइम पे भूल रहा हूँ,
मैं इसके कमेंट में, वीडियो के कमेंट में मैं उसका नाम रख दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा। छोटा सा PDF है, 40-45 पेज का कंप्यूटर का PDF आता है, बहुत ही फेमस पॉपुलर नाम है, पर इस टाइम पे मेरे दिमाग से पता नहीं कैसे निकल गया। मैं उसका नाम जो है यहाँ पे कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा। उस PDF को आप डाउनलोड कर लीजिए, गूगल से फ्रीली अवेलेबल है। 40-50 पेज का PDF होगा, और वो PDF आप, मैं ट्रस्ट में, अगर 1 घंटा डेली पढ़ते हैं तो 3 से 4 दिन में वो पूरा का पूरा कंप्यूटर का PDF आप निपटा देंगे। और पिछले बार का जब मैंने एग्ज़ाम दिया था उससे बाहर मुझे नहीं लगा था कि कोई भी क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए अगर 5-6 क्वेश्चन अगर आ भी जाता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो उसके अंदर से ही पूछा गया था, उससे बाहर कुछ भी नहीं था। छोटा सा PDF है, मैं यहाँ पर उसका लिंक या फिर नाम कमेंट में शेयर कर दूँगा, आप उसको डाउनलोड करके और आराम से पढ़ लीजिए। 15 दिन में आप उसको 2-3 बार भी रिवाइज कर देंगे, ठीक है। एग्ज़ाम से, जिस दिन मेरा एग्ज़ाम था, मैं सुबह जब उठा था तो 2 घंटे के अंदर मैंने पूरा का पूरा PDF ही रिवाइज कर लिया था। तो PDF बहुत छोटा सा है, आपको कुछ भी इसमें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, उसी PDF को कर लीजिए। और इसके पहले अगर आपने कोई भी करा हुआ है तो उसको तो साथ में आप जारी रखिए, क्योंकि जो चीज़ आपने पढ़ा हुआ है उसको नहीं छोड़ना है, उसका रिवीजन तो करना ही है। साथ में इस PDF को एक बार आप देख लीजिएगा, 1 से 2 बार, ये आपका कंप्यूटर का पोर्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। रह जाती है बात एग्रीकल्चर। तो देखिए एग्रीकल्चर का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई नहीं पूछा जाता है इसमें। एग्रीकल्चर का लेवल बहुत ज़्यादा हाई नहीं रहेगा, बिल्कुल मतलब एक AFO का लेवल जो आपने अगर देखा होगा तो उससे आपको बिल्कुल कम ही लेवल यहाँ पर देखने को मिलेगा। अगर आप नेमराज सुंदा भी फॉलो कर रहे हैं स्टैंडर्ड बुक, तो आप आराम से एग्रीकल्चर में 40 में से 30+ क्वेश्चन आराम से अटैम्प्ट करके आएंगे। इसके लिए आपको निश्चिंत रहने की ज़रूरत है। एग्रीकल्चर के लिए टेलीग्राम वगैरह पे डेली क्विजेज़ होते हैं, उन सब क्विज़ को लगातार दिया करिए। मेरा भी ग्रुप है IBPS AFO डिस्कशन नाम से, उसमें भी डेली 10 PM पे फ्री क्विज़ कराए जाते हैं। बहुत बेहतरीन लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं सर्च करके, और उसमें भी 10 बजे आप क्विज़ दे सकते हैं। तो अगले 15 दिन तो क्विज़ दे दीजिए। दूसरा, जो भी टेलीग्राम ग्रुप में आप हो, डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा क्विज़ लगाते रहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जो क्विज़ लगा रहे होते हैं उनमें से ही कई क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं हमारे एग्ज़ाम में, और होता है ऐसा। तो इसका लेवल जो है बहुत हाई नहीं रहेगा। नेमराज सुंदा भी अगर आपने पढ़ा है ठीक से तो आप आराम से इसको कर पाएंगे। इस टाइम पे कुछ एक्स्ट्रा काम कर लीजिए, जैसे आप क्या करिए कि जो एग्रीकल्चर बजट है इस साल का 2022-2023 का, उस एग्रीकल्चर बजट को एक बार देख जाइए। 10 मिनट्स टाइम लगेगा, इससे ज़्यादा आपको नहीं लगेगा। दूसरा, लेटेस्ट लाइव स्टॉक का सेंसस देख लीजिए, लेटेस्ट लाइव स्टॉक का सेंसस देख लीजिए। इसके बाद जो लेटेस्ट फॉरेस्ट पॉलिसी रिपोर्ट है उसको देख लीजिए, फॉरेस्ट रिपोर्ट को। इसके अलावा जो लास्ट एग्रीकल्चर सेंसस हुआ था उसको एक बार थोड़ा सा देख लीजिए, एग्रीकल्चर सेंसस को। इसके बाद आप कुछ एग्रीकल्चर के इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स देख लीजिए इस टाइम पे, ठीक है। कुछ करंट अफेयर्स टाइप के जो होते हैं, जो कौन सा स्टेट किस चीज़ में ज़्यादा है, कौन सा फर्स्ट रैंक पे आता है, ये सब एग्रीकल्चर के जो लेटेस्ट स्टैटिक्स हैं प्रोडक्शन वगैरह से रिलेटेड, उसको थोड़ा सा देख लें। और हॉर्टिकल्चर के जो लेटेस्ट स्टैटिस्टिक्स हैं इसको आप देख लीजिए। कुछ और मिसलेनियस पोर्शंस होते हैं, जैसे GI टैग, कौन से स्टेट का कौन सा क्रॉप है या फूड प्रोडक्ट है जिसको कि GI टैग वगैरह मिला हुआ है, तो ये सब कुछ मिसलेनियस पोर्शंस होते हैं, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। MSP को देख लीजिएगा, जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। और बाकी आपका जो नेमराज सुंदा बुक है इसको आप अच्छे से 15 डेज़ के अंदर रिवाइज़ कर लीजिए। पहले से जो आपने पढ़ा होगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने नोट करके रखे होंगे या टिक करके रखे होंगे, उसको तो आप बहुत ही अच्छे से ध्यान से रखिएगा। अगर सिर्फ नेमराज सुंदा भी आप पढ़ते हैं तो आराम से आप 25 से 30 क्वेश्चन आप एग्रीकल्चर में कर लेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये था एग्रीकल्चर की बात। इसके बाद हम लोग बात करेंगे किसका, फाइनेंशियल अवेयरनेस का, जो कि हमारा 6th पोर्शन है। फाइनेंशियल अवेयरनेस में आप लोग मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक जो बैंकिंग है उसको पढ़ लेते हैं, पर स्टैटिक बैंकिंग को थोड़ा सा इस टाइम पे अवॉइड करिएगा। आपका जो क्वेश्चन आता है बिल्कुल डायनेमिक क्वेश्चन आता है फाइनेंशियल अवेयरनेस में। कहने का मतलब है कि करंट से उठ के बहुत ज़्यादा पोर्शंस आते हैं। तो इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कभी भी किसी एक रिसोर्स पे डिपेंडेंट मत होइएगा। आप चाहे किसी भी कोचिंग को फॉलो कर रहे हो, भले ही वो कोचिंग बहुत बेहतरीन हो, लेकिन उनका भी रिसोर्स अच्छा होगा, नो डाउट। मैं एकदम इस चीज़ को वो कर रहा हूँ, प्रेज़ कर रहा हूँ, उनका भी रिसोर्स बहुत अच्छा होगा। पर फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए जो क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए कभी भी आप एक रिसोर्स पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं होइएगा। तो कौन कौन से रिसोर्स हम फॉलो कर सकते हैं, तो हम जो रिसोर्स फॉलो कर सकते हैं, सबसे पहले आप बैंक एग्ज़ाम टुडे का फ्री मटेरियल अवेलेबल होता है उनके वेबसाइट पे। बैंक एग्ज़ाम टुडे के वेबसाइट पे जाइए, उनके जितने भी स्टैटिक बैंकिंग वाले 1 लाइनर क्वेश्चन है उसको आप पढ़ जाइए। सेट्स बना रखे हैं, बहुत सारे सेट्स बना रखे हैं, डेली 2-2, 3-3 सेट्स उनको पढ़ जाइए। एक सेट को करने में आपको 5 to 7 मिनट्स का टाइम लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। ये स्टैटिक का पार्ट आपका वहाँ से कवर हो जाएगा। दूसरा,
स्टैटिक वाला पोर्शन अगर आपको करना है बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड, तो अड्डा की एक पीडीएफ आती है जो कि बहुत ही छोटा सा पीडीएफ होता है, जो कि वो पीओ और क्लरिकल एग्ज़ाम के लिए बनाते हैं। तो इस बार जो लास्ट पीओ या क्लरिकल एग्ज़ाम हुआ था मेंस का, आप उसका सर्च करके स्टैटिक बैंकिंग को वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं उसका पीडीएफ, और उसको एक बार आप रिवाइज़ कर सकते हैं आराम से। वो पीडीएफ आप 2 से 3 दिन में ख़त्म कर सकते हैं पूरा, बहुत ही छोटा सा पीडीएफ होता है। ये स्टैटिक वाला पार्ट हो गया। इसको आप के पास टाइम है तो करिए, नहीं है तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। हम बात करेंगे पहले डायनेमिक पोर्शन की, जो करंट वाले पोर्शन है उसको कैसे करना है। तो सबसे पहले आरबीआई का पिछले 4-5 महीने का जो सर्कुलर होगा उसको आप अच्छे से देख लीजिए, या आरबीआई का जो मास्टर सर्कुलर होता है इसको आप अच्छे से देख लीजिए। जितने भी पिछले 4 महीने में आरबीआई ने इंपॉर्टेंट सर्कुलर्स डाले हैं इसको बिल्कुल भी छोड़िएगा नहीं, इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ज़्यादा नहीं तो कम से कम 3-4 क्वेश्चन इससे आपको मिल जाएंगे एग्ज़ाम में। इसके अलावा क्या करना है, अफेयर्स क्लाउड का जो पीडीएफ आता है, मंथली जो पीडीएफ आता है, उसमें से पूरा का पूरा पीडीएफ आपको नहीं पढ़ना है करंट अफेयर्स का, उसमें से 2-3 पार्ट्स आपको पढ़ना है। कौन सा पार्ट पढ़ना है? एक तो जो बिजनेस और इकोनॉमिक्स वाला पार्ट होता है वो आपको पढ़ना है, दूसरा जो बैंकिंग वाला पार्ट होता है या फाइनेंशियल वाला पार्ट होता है वो पढ़ना है। सिर्फ और सिर्फ आपको यही पढ़ना है, बिजनेस या इकोनॉमिक्स वाला पार्ट जो है वो, और जो बैंकिंग फाइनेंशियल वाला पार्ट होता है उतना ही करना है। इससे अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है उसमें अफेयर्स क्लाउड में। इसके साथ साथ अड्डा जो है वो द हिंदू का एनालिसिस पीडीएफ डालता है हर महीने का द हिंदू का एनालिसिस पीडीएफ आता है उनका। वो द हिंदू का जो पीडीएफ है वो आपको गूगल पे इजीली मिल जाएगा, फ्री है सारा का सारा। मैं मटेरियल यहाँ पे फ्री ही बता रहा हूँ आपको, उसको आप डाउनलोड कर लीजिए। और उसमें से भी इकोनॉमिक्स वाला, बिजनेस वाला जो पोर्शन है वो, और जो बैंकिंग और फाइनेंशियल वाला पोर्शन है वो, बस उतना आपको करना है। इसके अलावा कुछ भी आपको उसमें देखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सारे जितने भी इन्फॉर्मेशन है वो आपके लिए इस टाइम पे इररिलेवेंट है, उसको करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो ये तो हो गया आपका डायनेमिक पोर्शन का। और स्टैटिक पोर्शन का मैंने बता दिया कि अड्डा का एक 30-40 पेज का पीडीएफ आता है। आप इतना भी लिखेंगे ना कि आईबीपीएस पीओ क्लरिकल, या फिर आईबीपीएस पीओ लिख लीजिए, आईबीपीएस क्लरिकल बैंकिंग अवेयरनेस पीडीएफ अड्डा, तो आपको पिछले साल का पीडीएफ मिल जाएगा। आप उसको आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, या एसबीआई के नाम से भी आप सर्च कर लेंगे तो आपको स्टैटिक के लिए वहाँ से मिल जाएगा। ये है आपका बैंकिंग अवेयरनेस को लेकर जो आपकी स्ट्रैटेजी होना चाहिए। ध्यान रखेंगे कि बिल्कुल भी जो करंट पोर्शन है उसको बिल्कुल भी नहीं छोड़िएगा। साथ में एक और चीज़ ध्यान रखिएगा कि करंट अफेयर्स जो है आपका, वो एग्ज़ाम से 1 हफ्ते पहले तक का भी पूछा जा सकता है। यानी सितंबर महीने का भी करंट अफेयर्स आपको छोड़ना नहीं है। सितंबर का कर लीजिए, अगस्त का कर लीजिए, जुलाई का कर लीजिए, जून का कर लीजिए और मई का कर लीजिए। कम से कम इतना ज़रूर करिएगा। सितंबर का ये मत सोचिएगा कि सितंबर में हमारा एग्ज़ाम है तो इसका नहीं पूछा जाएगा, बिल्कुल नहीं। एग्ज़ाम होने से 1 हफ्ते या 10 दिन पहले तक का भी जो इवेंट होगा वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, 7 डेज़ के अंदर का इवेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप 7 डेज़ के जब बचा होगा तब आप इसको स्किप कर सकते हैं, उसको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये आपका फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड स्ट्रैटेजी है। इन सभी स्ट्रैटेजी को आपको फॉलो करना है अगले 15 डेज़ के लिए। अगर आपने कोई मॉक टेस्ट अभी तक परचेज़ किया है तो अच्छी बात है, नहीं परचेज़ किया है तो छोटा सा कोई जो सस्ता मॉक टेस्ट आपको मिल रहा होगा वो मॉक टेस्ट एक बार ले लीजिए। 100, 200, 300 मुझे लग रहा है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, इतना ही प्राइस होगा। एक मॉक टेस्ट ले लीजिए जिसमें कि कम से कम 5-6 आपको मॉक टेस्ट दिए हों फुल लेंथ, और उसको आप लगाइएगा। एग्ज़ाम जब होगा, लास्ट 1 वीक बचा होगा तो लास्ट 1 वीक में वो मॉक टेस्ट ज़रूर लगा लीजिएगा, जिससे कि, और साथ में ये जो मॉक टेस्ट लगाएंगे वो आप सुबह के टाइम पे लगाइएगा। 10 बजे से बैठिएगा, 12 साढ़े 12 के आसपास में आप इसको लगाइएगा, ताकि आप एक एग्ज़ाम के इन्वायरमेंट से अपने आप को उस प्रेशर में ढाल सके। आपका ब्रेन जो है वो एक्टिवेट हो जाए कि दिन के इस टाइम पर मुझे इतना प्रेशर झेलना है। तो इस चीज़ को एग्ज़ाम से 1 हफ्ते पहले से स्टार्ट कर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट, इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करिए। वीडियो अगर पसंद आता है तो इसको लाइक, और अपने दोस्त जो भी आपके आईबीपीएस स्पेशलिस्ट ऑफिसर का एग्ज़ाम दे रहे होंगे स्केल 2 का इस बार, उनको आप शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं आप लोगों से फिर नेक्स्ट अपडेट के साथ अगले वीडियो में।